गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई एम फ्रॉम सर्च ऑफ ड्रीम और मैं आपका टीचर हूँ जो बायोलॉजी का क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर लिविंग वर्ल्ड पढ़ाने वाला हूँ। मेरा ये चैप्टर वन शॉट में आपको पूरा अच्छे से बता देगा। ये बहुत ही शॉर्ट नोट्स में बनाया हूँ जिससे आप अच्छे से सारी जानकारी ले सकते हैं और आपको ज़्यादा टाइम भी लगेगा। और मैं नीट से एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं पढ़ाऊँगा और अगर आप इसे अच्छे तरीके से पढ़ लेते और मेरा जो आज भेजूँगा वो टाइम टेबल अच्छे तरीके से फॉलो कर लेते हैं तो आपको 600 प्लस लाने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो आज की क्लास शुरू करते हैं हमारे लिविंग वर्ल्ड का फर्स्ट टॉपिक से डिफाइनिंग फीचर। मतलब कि लिविंग थिंग्स का डिफाइनिंग फीचर क्या होता है। हमारे बुक के अकॉर्डिंग सबसे पहला फीचर के बारे में बात किया गया है जो है मेटाबॉलिज्म, जो डिफाइनिंग फीचर है। देखिए, मेटाबॉलिज्म होता है द सम टोटल ऑफ ऑल रिएक्शन इन आवर बॉडी। मतलब हमारे शरीर में होने वाले सभी रिएक्शन को ही मेटाबॉलिज्म कहते हैं। जैसे रिस्पायरेशन हो गया, डाइजेशन हो गया, तो ऐसे रिएक्शन को मेटाबॉलिज्म कहा जाता है। लेकिन मेटाबॉलिज्म तो इन विट्रो भी किया जाता है। इन विट्रो का मतलब लैब में किया जाता है, लेकिन वो एक लिविंग रिएक्शन होता है, इसीलिए हम इसको डिफाइनिंग फीचर मानते हैं विदाउट एनी एक्सेप्शन। ठीक है। दूसरा डिफाइनिंग फीचर आता है कॉन्शियसनेस मतलब होता है चेतना या किसी भी चीज़ के प्रति रिस्पॉन्स करना, उसे ही कॉन्शियसनेस कहते हैं। जैसे इसमें आता है फोटोपीरियोडिज्म, लाइट के प्रति रिस्पॉन्स करना, सीजनल ब्रीदिंग, एनिमल माइग्रेशन, केमिकल रिस्पॉन्स, ये सब आता है इस पर। देखिए एनिमल माइग्रेशन, एनिमल देखिए फूड की वजह से, टेम्परेचर के चेंज की वजह से अपना एक जगह छोड़ के दूसरी जगह पे चले जाते हैं। जैसे केमिकल रिस्पॉन्स, कुछ बैक्टीरिया, कुछ ऑर्गेनिज्म जैसे हाई साल्टी एरिया में रहना पसंद करते हैं या थोड़ा सा नॉर्मल एरिया में रहना पसंद करते हैं, वही उसका केमिकल रिस्पॉन्स होता है। सीजनल ब्रीदिंग मतलब किसी सीजन में ब्रीद करेंगे, किसी सीजन में ब्रीद नहीं करेंगे, तो वो सीजनल ब्रीदिंग होता है। ये सब कॉन्शियसनेस में आता है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म शो करता है। देखिए यहाँ पे मैं एक्सेप्शन लिखना भूल गया हूँ तो नीचे लिख दिया हूँ यहाँ पे एक्सेप्शन। इसका भी कुछ एक्सेप्शन होता है जैसे वायरसेस, क्योंकि वायरसेस को हम प्योरली लिविंग नहीं मानते हैं, क्योंकि अगर वो होस्ट के साथ रहे तो लिविंग होता है और विदाउट होस्ट रहे तो नॉन लिविंग होता है। और दूसरा एक्सेप्शन में कहते हैं हम कोमा के जो पेशेंट होते हैं वो अपना कॉन्शियसनेस खो चुके होते हैं। उसका कॉन्शियसनेस का जो ब्रेन में जो पार्ट होता है वो पार्ट ख़राब हो चुका होता है या इनएक्टिव हो चुका होता है, जिसलिए कोमा के पेशेंट्स कुछ भी महसूस नहीं कर सकते, इसलिए वो अनकॉन्शियसनेस होते हैं। ये दोनों इसका एक्सेप्शन है। और तीसरा जो हम डिफाइनिंग फीचर के बारे में बात करेंगे वो है इंटरेक्शन। जैसे हम ह्यूमन बॉडी की बात लेते हैं, जैसे बहुत सारे सेल एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करके एक टिश्यू बनाते हैं, बहुत सारे टिश्यू एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करके ऑर्गन बनाते हैं। वैसे ही बहुत सारे ऑर्गन एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करके बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करके बनाते हैं एक बॉडी। तो इसी को इंटरेक्शन कहते हैं कि एक सेल दूसरा सेल एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, उसी को हम इंटरेक्शन कहते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म शो करते हैं। तो अब बात करते हैं नॉन डिफाइनिंग फीचर्स की। नॉन डिफाइनिंग फीचर में जैसे ग्रोथ आता है। ग्रोथ में कुछ जो स्टार मार्क किए वो इम्पॉर्टेंट है, इसलिए उसे अच्छे से ध्यान रखिएगा। ग्रोथ में एक पॉइंट कहा गया है, एक लाइन कहा गया है, फॉर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के लिए ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन सेम थिंग्स। पहले बताइए ग्रोथ होता क्या है। ग्रोथ वही होता है सेल डिवाइड करके अपने बॉडी का मास को इंक्रीज करना। जैसे हम समझाते हैं आपको। जैसे ये रहा एक सेल, ये यूनिसेलुलर सेल है, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। अगर ये अपना सेल डिवाइड करेगा तो 2 सेल में बच जाएगा। जरूर 2 सेल हुआ, 2 सेल का मिला के जो मास होगा वो इससे ज़्यादा होगा, ये सही है। पर देखिए इसमें ये ग्रोथ तो हुआ है क्योंकि 2 सेल में बदल गया, लेकिन ये रिप्रोडक्शन भी तो कर सकते हैं क्योंकि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो उसका डॉटर भी यूनिसेलुलर होगा। इसका मतलब कि इस यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के लिए जो ग्रोथ, जो सेल डिवाइड करके हमारे लिए ग्रोथ होता है, पर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के लिए जो ग्रोथ होता है वही रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, इतना समझ में आया। और देखिए ग्रोथ को हम 2 चीज़ कहते हैं, या तो वो नंबर ऑफ सेल, इंक्रीज इन मास। मगर नंबर ऑफ सेल हो या इंक्रीज इन मास हो, ये ट्विन कैरेक्टर ऑफ ग्रोथ होता है। ठीक है, इतना समझ गए। इंक्रीज इन नंबर ऑफ मास एंड इंक्रीज इन मास, number of cell and increase in mass is twin character of growth।
देखिए ग्रोथ के कुछ एक्सेप्शन होते हैं जिसकी वजह से हम ग्रोथ को नॉन डिफाइनिंग फीचर कहते हैं। जैसे हम ह्यूमंस की बात कर लेते हैं, एनिमल्स, हम ह्यूमन की बात कर लेते हैं कि आफ्टर सम टाइम, जैसे हम 20 के चले जाते हैं, 20 में आ जाते हैं, तो हम उस टाइम क्या करते हैं, हमसे ग्रो करना बंद कर देते हैं। सेल डिवाइड होता है हमारे बॉडी में, जैसे कुछ कट जाए तो सेल रिप्लिकेट करके उस जगह को हील कर देता है। तो वैसे सेल डिवाइड तो होता है, बराबर सेल डिवाइड होता है, लेकिन हम सिर्फ ग्रो करना बंद कर देते हैं। जैसे हो गया रॉक तो एक नॉन लिविंग चीज़ है, पर ये ग्रो करता है क्योंकि रॉक बाउंड्री के चारों ओर एक्यूमुलेशन ऑफ सॉइल पार्टिकल्स होते और प्रेशर की वजह से कभी रॉक का जो साइज इतनी सा था धीरे धीरे वो बढ़ के बहुत ज़्यादा हो जाता है। ऐसे तो वो भी तो ग्रोथ शो कर रहा है। जैसे ग्रोथ ऑफ माउंटेन, जैसे पहाड़ हो गया, उसके ऊपर बर्फ़ है, बर्फ़ ज़्यादा गिर गया तो पहाड़ का हाइट बढ़ गया, 1-2 मीटर बढ़ गया। बर्फ़ कम गिरा, थोड़ा पिघल गया तो उसका हाइट घट गया, तो वो भी तो एक तरह का ग्रोथ ही हुआ ना। देखिए ये एक तरह का एक्सट्रेंसिक ग्रोथ में आता है। जब बाहरी चीज़ों के द्वारा हमारे ग्रोथ हो उसे एक्सट्रेंसिक ग्रोथ करते हैं, और ह्यूमन बॉडी इंट्रेंसिक ग्रोथ करता है। कोई भी प्लांट हो वो इंट्रेंसिक ग्रोथ करता है, ठीक है। तो ये भी तो एक तरह का ग्रोथ हुआ। तो इसका मतलब ये तो नहीं पत्थर जिंदा है या पहाड़ जिंदा है, इसका मतलब कि ये डिफाइनिंग फीचर नहीं है, क्योंकि नॉन लिविंग भी शो कर सकता है। अगला, इसे रिप्रोडक्शन को भी नॉन डिफाइनिंग फीचर माना गया है। क्यों माना गया है? क्योंकि जैसे मोल, खच्चर तो जिंदा होते हैं लेकिन वो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, क्योंकि वो घोड़े और गधे का हाइब्रिडाइजेशन होता है, क्रॉस ब्रीड होता है, और वो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते। जैसे वर्कर बी, जो काम करने वाले मधुमक्खियाँ होते हैं, मधुमक्खी के ग्रुप में बहुत सारे होते हैं, उसमें क्वीन रिप्रोड्यूस करती है, वर्कर बी रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। जैसे स्टेराइल कपल, जो कपल बच्चे नहीं दे सकते, जैसे क्लिनफिंटर सिंड्रोम, जिनको क्लिनफिंटर सिंड्रोम हो, जिसको टर्नर सिंड्रोम हो, वो बच्चे नहीं दे सकते, वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि वो कपल डेथ है, वो कपल की दाई हो चुकी है, वो कपल रियलिटी में स्टेराइल होते हैं, उनका जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वो सही से कंप्लीट नहीं होता है, ठीक है। अगला, ये लाइन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। इसमें लिविंग थिंग्स के बारे में बोला गया है। लिविंग थिंग्स इज सेल्फ इवॉल्विंग, सेल्फ रेगुलेटिंग, इंटरेक्टिव सिस्टम एंड सेल्फ रेप्लिकेटिंग विच एज रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलस। मतलब कि जो लिविंग थिंग्स होते हैं वो सेल्फ इवॉल्विंग होते हैं, खुद से इवॉल्व कर सकते हैं, इवोल्यूशन कर सकते हैं। सेल्फ रेगुलेटिंग, अपने बॉडी को रेगुलेट कर सकते हैं। इंटरेक्टिव सिस्टम, जैसे बहुत सारे सेल एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करके टिश्यू बनाया, बहुत सारे टिश्यू एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करके सेल ऑर्गेनल बनाया, उसी को इंटरेक्टिव सिस्टम कहते हैं। एंड सेल्फ रेप्लिकेटिंग, जैसे हम रिप्रोड्यूस करते हैं, सेल्स जो होते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, वो रेप्लिकेट करके 2 सेल में बच जाते हैं, वैसे सेल्फ रेप्लिकेटिंग विच एज रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस, और किसी भी स्टिमुलस के प्रति रिस्पॉन्स करना, ये भी होता है किसी भी स्टिमुलस में, कि कोई भी चीज़ हो हमारे बॉडी में, उसके बदले या एटमॉस्फेयर से कोई भी चीज़ हो उसके बदले हमसे जो रिस्पॉन्स दिखाते हैं वही होता है। अगला टॉपिक है डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो डाइवर्सिटीज़ है, मतलब अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होता है। देखिए हमारे वर्ल्ड में टोटल नंबर ऑफ स्पेसीज होता है जो एज्यूम किया गया है रॉबर्ट मे के द्वारा, वो है 7 मिलियन। इसे याद रखिएगा क्योंकि इससे क्वेश्चन आ सकते हैं। जो रॉबर्ट में है, जो हमारे साइंटिस्ट का नाम है रॉबर्ट में, वो 7 मिलियन एज्यूम किए हैं कि इतना हमारे पृथ्वी में इतना स्पेसिस होगा। और जो डिस्कवर स्पेसिस कितना डिस्कवर किया गया है वो 1.7 मिलियन से 1.8 मिलियन, या तो आप ये भी कह सकते हैं 1.5 मिलियन एवब। अगर कुछ बच्चे कहते हैं कि अगर दोनों ऑप्शन आ गया, तो अगर दोनों ऑप्शन आएगा तो आप इसको ट्रिक लगाएंगे कि ये ज़्यादा एक्यूरेट है, ठीक है। इसमें देखिए 2 चीज़ होता है जो नोमेनक्लेचर को, मतलब नोमेनक्लेचर में हेल्प करते हैं, नोमेनक्लेचर के रूल बनाते हैं। उसमें एक है ICBN और ICZN। जो ICBN का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, और ICZN का होता है इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। ये बॉटनी में करता है, मतलब प्लांट्स का नोमेनक्लेचर करता है, और ये जूलॉजी का नोमेनक्लेचर करता है, जैसे एनिमल्स का, ठीक है। इतना तक समझ में आया, तो आगे बढ़ते हैं।
तो अगला टॉपिक है रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर, नोमेनक्लेचर्स के नियम। तो जनरली नोमेनक्लेचर्स के 4 रूल बताया गया है, जिसमें से हम एक एक करके शुरू करते हैं। जनरली इन लैटिन एंड रिटन इन इटैलिक, मतलब कि ये लैटिन होता है, ये लैटिन ऑरिजिन होता है इसका, पर इसको लिखा इटैलिक में जाता है, इटली में इसको लिखा जाता है। दूसरा रूल है फर्स्ट वर्ड, जो नोमेनक्लेचर का पहला वर्ड होता है वो जेनरा शो करता है, उसकी वो किस जीनस से बिलोंग करता है ये शो करता है। और जो दूसरा वर्ड है वो स्पेसिस एपिथेल शो करता है, स्पेसिस एपिथेल। स्पेसिस एपिथेल का मतलब उसका स्पेसिस, वो कौन सी स्पेसिस से बिलोंग करता है वो शो करता है। तीसरा रूल है हैंड रिटन, जब उसको हाथ से लिखा जाता है तब उसको सेपरेटली अंडरलाइन किया जाता है, अलग अलग से अंडरलाइन कर दिया जाता है। और प्रिंटेड, और जब उसको प्रिंट करना होता है तब उसको इटैलिक में प्रिंट किया जाता है। ये दर्शाता है, इटैलिक में प्रिंट करना इंडिकेट दिस लैटिन ऑरिजिन, ये इसके लैटिन ऑरिजिन को दर्शाता है। ठीक है, इतना तक समझ में आया। जैसे एग्जांपल में ये देख लीजिए, मैग्नीफेरा इंडिका, पहला वर्ड जीनस जेनरा शो कर रहा है, जीनस शो कर रहा है, और दूसरा वर्ड इसका स्पेसिस शो कर रहा है। ठीक है, जैसे जेनरा वर्ड जो पहला वर्ड होता है उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, जैसे का फर्स्ट लेटर कैपिटल है और अदर स्मॉल, बाकी सब स्मॉल है। देखिए इसके बारे में इसमें बोला नहीं गया कि एक साइंटिस्ट है जिन्होंने इसमें बहुत ज़्यादा हेल्प की, जिसकी वजह से उनको सम्मान देने के लिए यहाँ पे लिन वर्ड का यूज़ किया गया है। इस पे क्वेश्चन आता है जिसमें बाई चांस ये लिन हटा दिया और दूसरे ऑप्शन में लिन दे दिया, तो आपको ये ऑप्शन सेलेक्ट करना है क्योंकि ये सबसे बेस्ट होगा। ठीक है, और इसमें लिन को किया जाता है, मैग्नीफेरा इंडिका लिन। ठीक है, अगला है सर्च ऑफ न्यू स्पेसिमेन। तो कि अगर मान लीजिए आपको एक नया पौधा मिला, आपको पता है इसके बारे में वर्ल्ड को अभी तक नहीं पता, ये न्यू डिस्कवरी है, तो आप उस पौधे का ऐसा कौन सा हिस्सा लेना चाहेंगे जो आप लेके जाए अपने रिसर्च लैब में और उसके बारे में रिसर्च करने के लिए। जैसे हम बता दे रहे, हम 3 हिस्सा दे रहे हैं। एक हिस्सा ये है पौधे का एक हिस्सा, दूसरा हिस्सा ये फ्रूट है, ये पौधे में फ्रूट है, ये पत्ती है। तीसरा हिस्सा देखिए, इसमें ये पौधे का रूट लेके जा रहे हैं आप, अगर वो बहुत बड़ा पेड़ हो तो। और चौथा हिस्सा जिसमें आप पौधे का है, ये फ्रूट है और ये फ्लावर है, ये बड है। अब इसमें सबसे ज़्यादा आप किस हिस्से को लेकर जाना पसंद करेंगे? इन चारों में से आप किस हिस्से को लेकर जाएंगे जिससे आपका वो एक्सपेरिमेंट हो सके, आपका रिसर्च हो सके? तो इसमें आप इसको भी नहीं लेके जाएंगे, इसको भी नहीं लेके जाएंगे, इसको भी नहीं, आप लेके इसको जाएंगे क्योंकि इसमें फ्लावर है, जिससे हमें उसके फ्लावर के बारे में, इसको रिप्रोडक्टिव के बारे में पता चल सके। इसमें फ्रूट है, इसके फ्रूट के बारे में पता चल सके। इसमें बर्ड्स है, इसमें लीव्स है, तो इसलिए हम ये हिस्सा चुनेंगे क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ है और हम जब इसका स्टडी करेंगे हमें बहुत सारा नॉलेज मिल पाएगा। इसलिए ये बात पे ध्यान रखिएगा, इस पर भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, तो सर्च ऑफ न्यू स्पेसिमेन, अगर कोई न्यू स्पेसिमेन किया जाए तो उसके 4 प्रोसेस होते हैं। सबसे पहले उसका किया जाता है कैरेक्टराइजेशन, मतलब उसको कैरेक्टरिस्टिक देखा जाता है कि उसमें कौन कौन सी चीज़ है। इसमें फ्लावर है, फ्लावर की क्या कैरेक्टरिस्टिक है, उसमें जो फ्रूट है उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक है, लीव्स है उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक है। उसके बाद होता है आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन मीन्स कि ये से तो हमको लगता है कि ये हो चुका है, शायद ये इससे पहले से भी आइडेंटिफाई कर चुका गया है। तो आइडेंटिफिकेशन करेंगे कि ये पता लगेगा कि ये पहले से भी पता है क्या किसी को, या इसका खोज हो चुका है या पहले हो रहा है, अभी हो रहा है। तो इसीलिए आइडेंटिफिकेशन करते, पता लगाते कि इसका खोज हो चुका है या नहीं हुआ है, ये पता लगाते। अगला है क्लासिफिकेशन, अगर बाई चांस ये पता नहीं चला है तो इसका क्लासीफाई करना कि किस जीनस में जाएगा, किस स्पेसिस में जाएगा, किस किंगडम में जाएगा, किस फाइलम में जाएगा, इसका क्लासिफिकेशन, इसको अलग अलग चीज़ में क्लासीफाई कर देना। और चौथा आखिरी काम होता है वो है नॉमेनक्लेचर, कि उसका नामकरण करना, कि उसका नाम क्या होगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? तो अगला इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप का मतलब जो इवोल्यूशन हुआ है उसका रिलेशनशिप। तो उसमें पहला चीज़ आता है बायोसिस्टमेटिक। बायोसिस्टमेटिक क्या होता है
classification of organism based on their evolutionary history and stabilizing their phylogeny on the totally of various parameter for all the field of studies। मतलब क्लासीफाई करना इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को कि उसका जो इवोल्यूशन किससे हुआ है, कैसे हुआ है, उसका फाइलोजेनी कितना स्टेबल है, उसका टोटल वेरियस पैरामीटर मतलब हर एक तरह का पैरामीटर देख के, हर एक फील्ड से उसका हर एक फील्ड से हर एक तरह का पैरामीटर को देख के। तो बाय सिस्टमेटिक एक क्लासिफिकेशन का रूल है जो उसका हिस्ट्री देखता है कि उसका इवोल्यूशन कैसे हुआ, वो कितना स्टेबल है, उसके सभी पैरामीटर ठीक है कि नहीं। वही इस तरह के क्लासिफिकेशन को बाय सिस्टमेटिक्स कहा जाता है। देखिए इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप में एक साइंटिस्ट का बहुत बड़ा हाथ है, कार्लस लिनियस। कार्लस लिनियस एक बुक दिए थे जिसका नाम है सिस्टेमा नेचुराe, जिसके अंदर आता है स्पेसिस प्लेटिनम जिनेरा प्लेटिनम। तो ये सब चीज़ें उसके अंदर आता है। इस पर भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, इसलिए इनका नाम ध्यान रखना। तो अगला टॉपिक पे आते हैं टैक्सॉन। टैक्सॉन क्या होता है? टैक्सॉन कुछ नहीं, एक यूनिट ऑफ टैक्सोनॉमी, ग्रुप ऑफ टैक्सोनॉमी है। जैसे एक टैक्सोनॉमी ग्रुप ले लिए, ये बहुत सारा टैक्सोनॉमी है, इसमें हर एक बहुत सारा टैक्सोनॉमी, एक ग्रुप ऑफ टैक्सोनॉमी है। इसके अंदर एक को हम क्या कहते हैं? टैक्सॉन कहते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया? वैसे ही एक टैक्सोनॉमी, टैक्सॉन क्या होता है? एक टैक्सोनॉमी का ग्रुप होता है। टैक्सोनॉमी क्या होता है? एक प्रोसेस होता है ग्रुपिंग, मतलब ग्रुप करने का, किसी भी क्लासीफाई न्यू स्पेसिस, मतलब किसी भी स्पेसिस को ग्रुप करने का एक प्रोसेस होता है। इसको स्टेबल सुटेबल टैक्सॉन, किसी भी स्पेसिस को एक सुटेबल टैक्सॉन में रखने का ऑन द बेसिस ऑफ फीचर, उसके फीचर के अकॉर्डिंग किसी भी न्यू स्पेसिमेन को उसके सुटेबल टैक्सॉन में रखना, उसका ग्रुपिंग करना, उसे टैक्सोनॉमी कहते हैं। एक बात, ये लाइन थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ऑल टैक्सन आर कैटेगरी। सॉरी आपको दिख नहीं रहा है, अभी हम दिखा रहे हैं। अब दिख रहा है? ठीक है, ठीक है। ऑल टैक्सोनॉमी आर कैटेगरी, मतलब कि सभी टैक्सोनॉमी, ऑल टैक्सोनॉमी आर कैटेगरी, ये लाइन दिख रहा है? ठीक है। ऑल टैक्सॉन आर कैटेगरी बट ऑल कैटेगरी आर नॉट टैक्सॉन। ठीक है, इसमें बोला गया है कि सभी टैक्सॉन कैटेगरी होता है, लेकिन सभी कैटेगरी टैक्सॉन नहीं होता। जैसे इसमें देख लीजिए, ये एक टैक्सोनॉमी बनाए थे, ये अलग कैटेगरी है, ये अलग कैटेगरी, अलग कैटेगरी, ये सभी अलग अलग कैटेगरी है। ठीक है, ये जो टैक्सॉन होता है ये पूरा एक कैटेगरी होता है। एक कैटेगरी के अलग अलग पार्ट होते हैं जिसमें अलग अलग टैक्सॉन भरे होते हैं। देखिए इसमें बोला गया कि एक टैक्सॉन एक कैटेगरी है, इस कैटेगरी का एक पार्ट है, मतलब टैक्सॉन एक कैटेगरी है, लेकिन पूरा कैटेगरी एक टैक्सॉन नहीं हो सकता, क्योंकि शायद इसमें हम इस जीनस का हो, ये जीनस का कैटेगरी हो, ये स्पेसिस का कैटेगरी हो, ये फाइलम का कैटेगरी हो, ऐसे अलग अलग कैटेगरी हो सकते हैं। पर टैक्सॉन तो उस सब में से एक कैटेगरी है, तो बस इतना सा ही ना कैटेगरी ये टैक्सॉन होगा, और बाकी सब तो कोई दूसरा कुछ होगा। तो वैसे ही टैक्सॉन कैटेगरी है कि देखिए कैटेगरी का एक पार्ट है, टैक्सॉन कैटेगरी है, पर पूरा कैटेगरी एक टैक्सॉन नहीं है। ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला शुरू करते टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, देखिए टैक्सोनॉमी की 6 कैटेगरी जनरली होते हैं, हम इसके बारे में पढ़ते हैं। पहला स्पेसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर। फाइलम कोई डिवीजन करते हैं। देखिए फाइलम एनिमल्स के लिए होता है, एनिमल्स के लिए हम फाइलम वर्ड यूज़ करते हैं, और डिवीजन वर्ड हम प्लांट्स के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। एनिमल्स के लिए फाइलम यूज़ करते हैं, डिवीजन प्लांट्स के लिए यूज़ करते हैं। तो इसका एक ट्रिक है, स्पेसिस जीनस के फैमिली ने ऑर्डर दिया, फाइलम डिवीजन करके अपना किंगडम खड़ा करो। ठीक है, देखिए ये राइट साइड टू लेफ्ट साइड अगर आप जाएंगे तो ये लेस जनरल होगा, इससे लेस जनरल, इस साइड हाई जनरल, ये बात याद रखिएगा। इसके बाद हम आपको कुछ एग्जाम्पल कराएंगे जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसे याद कर लीजिएगा। देखिए ये हो एग्जाम्पल जिसे याद करना बहुत ज़रूरी है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। जीनस, हम स्पेसिस का नहीं लिए क्योंकि एक जीनस में बहुत सारे स्पेसिस होता है, तो हम वो लिख नहीं पाएंगे। जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम, और आपको स्पेसिस का उतना पढ़ना की भी ज़रूरत नहीं है। जैसे जीनस में देख लीजिए पैंथरा, फैलिस, कैनिस, होमो, मुस्का। देखिए पैंथरा और फैलिस एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं, जिसे कहते हैं फैलेडियाई। कैनिस कैनेडियाई, होमो होमोनिडियाई, और मुस्का मुसेसिडियाई। ठीक है, इसमें होता है फैलिस कैट फैमिली है और कैनिस डॉग फैमिली है। ये याद रखिए कि इसमें क्वेश्चंस आ सकते हैं।
जो फैलिडियाई कैनिडियाई होता है वो कार्निवोरा से बिलोंग करते हैं, जो होमोनिडियाई होता है वो प्राइमेटा से बिलोंग करते हैं, और जो मुसेडियाई होता है वो डिप्टेरा से बिलोंग करते हैं। कार्निवोरा और प्राइमेटा ये दोनों मैमेलिया क्लास से बिलोंग करते हैं, और जो डिप्टेरा होता है वो इंसेक्टा क्लास से बिलोंग करते हैं। मैमेलिया कॉर्डेटा फाइलम से बिलोंग करता है, आप ये एनिमल किंगडम में ये सब पढ़ेंगे। और इंसेक्टा ऑर्थोपोडा फाइलम से बिलोंग करता है, और जो कॉर्डेटा और ऑर्थोपोडा होता है वो एनिमेलिया से बिलोंग करता है। ये जो टेबल टाइप का बनाया है ये एनिमल्स का है, और ये देखिए हम ये प्लांट का बनाया, देखिए इसमें फाइलम लिखे है और इसमें डिवीजन है, क्योंकि प्लांट के लिए डिवीजन होता है और एनिमल्स के लिए फाइलम होता है। तो जीनस में सोलेनम, धतूरा, पुटेनियाई, मैग्नीफेरा और ट्रेटिकम। तो देखिए सोलेनिया, धतूरा और पुटेनियाई ये तीनों एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं, जिसे सोलेनेसियाई कहते हैं। ये कॉन्वुलेसियाई, क्योंकि इसमें एनसीईआरटी में बस इतना दिया, इसका जीनस नहीं दिया, इसलिए हम इस नहीं लिखेंगे, क्योंकि हम एक्स्ट्रा कुछ नहीं लिखेंगे, जो इंपॉर्टेंट है वही लिखेंगे। मैग्नीफेरा बिलोंग करता है एनेकार्डिसियाई, और ट्रेटिकम बिलोंग करता है पोएसियाई से। सोलेनेसियाई और कॉन्वुलेसियाई एक ही ऑर्डर से बिलोंग करते हैं, जिसे पोलीमोनियल कहते हैं। एनेकार्डिसियाई सेपेंडल से बिलोंग करते हैं, और पोएसियाई पॉलिस से बिलोंग करते हैं। देखिए पॉलीमोनियल्स और सेपेंडिलस ये डाइकोटिलिडन से बिलोंग करते हैं, और जो पॉलिस होता है वो मोनोकोटिलिडन क्लास से बिलोंग करते हैं। डाइकोटिलिडन क्लास और मोनोकोटिलिडन क्लास दोनों एंजियोस्पर्म से बिलोंग करते हैं, जो डिवीजन है, और एंजियोस्पर्म प्लांटी से बिलोंग करता है। ठीक है, इसे अब रत्ता मार के याद कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और कुछ एग्जाम्पल जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जैसे वीट का होता है ट्रेटिकम एस्टिवम, हाउस फ्लाई मुस्का डोमेस्टिका, हनी बी, एपिक इंडिका, ह्यूमन होमोसिपियंस और मलेरिया काजिंग प्रोटोजोन्स, जो प्लाज्मोडियम फेलिपेरम है। ठीक है, इतना समझ में आ गया, और कॉन्ग्रेचुलेसन, आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अगर आपने इतना नोट्स पूरे केयरफुली और सही से पढ़ लिए तो पूरी गारंटी के साथ ये कह सकते हैं कि आपको 600+ मार्क्स लाने से कोई भी नहीं रोक सकता। थैंक यू फॉर वाचिंग, और आपको ये नोट्स हमारे चैनल सर्च ऑफ ड्रीम पे मिल जाएगा। ये व्हाट्सएप चैनल का भी नाम है और साथ में टेलीग्राम चैनल का भी नाम है। आप इस पर नोट्स, और आज ही शाम तक आपको क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे, प्रीवियस 30 ईयर क्वेश्चन। थैंक यू फॉर वाचिंग, स्टे कनेक्टेड, सब्सक्राइब प्लीज़।